गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे, साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी निरंतर कर रहे होंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। इसी आशा विश्वास के साथ तो हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की ओर। राष्ट्रीय आय का हम जितनी भी विधियां हैं, 3 विधियां उसका अध्ययन कर चुके हैं। राष्ट्रीय आय के प्रयोग में, राष्ट्रीय आय के आकलन में जो जो शब्दावली प्रयोग हो रही थी उसका हमने पूरी व्याख्या कर ली है। पिछले आप लेक्चर देख सकते हैं, 3-4 लेक्चर उससे संबंधी हैं, लगभग 5 लेक्चर राष्ट्रीय आय पर बने हैं। तो हम आगे बढ़ते थोड़ा रिकैप कर लें उससे पहले आज हम आंकिक प्रश्न करेंगे। इसमें जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय गणना हम अलग अलग प्रश्नों की अलग विधियों से कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले देखें, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। इसमें हम देखते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक फर्में हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की जो उत्पादक फर्में हैं, एक वर्ष के अंदर कितना अपनी उत्पादन में मूल्य वृद्धि कर रहे हैं, उन सब के योग को हम VGAMP या GDPMP कहते हैं। उस GDPMP से फिर हम NNPFC अर्थात राष्ट्रीय आय तक किस प्रकार से पहुंचते हैं, वो चार्ट मैंने आपको दिया है और उसको दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग। दूसरी विधि हमारे पास थी आय विधि। मैंने बताया था आपको उत्पादन के 4 साधन हैं। वो जो उत्पादन के साधन हैं, एक लेखा वर्ष में उत्पादन कार्य करने के बाद जो उनका पारितोषिक है, कितना प्राप्त कर रहे हैं, कितनी उन साधनों की आय है, उस आय से हम फैक्टर कॉस्ट था वहाँ पहुँचते हैं, NNP फैक्टर कॉस्ट तक वहाँ से पहुँचेंगे। पहले घरेलू फैक्टर कॉस्ट निकलेगी जो आपकी साधनों, फिर उसको हम राष्ट्रीय जो NFIA जोड़ करके हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे। तो तीसरी विधि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, व्यय विधि। अर्थात एक देश की सीमा के अंतर्गत कुल कितना व्यय हो रहा है, उस व्यय की जो मूल्य है उसको हम GDPMP कह रहे थे। तो उस प्रकार से हम तीनों देख रहे हैं इसमें कि हम GDPMP अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, या हमने उत्पाद विदेश को VGA भी कहा था, GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, अर्थात उत्पादक फर्मों ने कितना मूल्य वृद्धि किया कुल, या हम कहें कि एक देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई उनका बाजार मूल्य कितना था। इससे हमें इस G को बदलने के लिए मैंने बताया था कि जो डिप्रिसिएशन है उसको घटा देते हैं हम मूल्यह्रास को, तो हमारा एंड हो जाएगा। इस D डोमेस्टिक को बदलने के लिए बताया था मैंने कि नेशनल करना है, जो NFIA होंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय उसको हम जोड़ देंगे तो ये नेट हो जाए, नेशनल हो जाएगा घरों से। इस MP का हमें FC करना है, फैक्टर कॉस्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, जो इस MP में से हम घटाएंगे NIT शुद्ध प्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो आपके फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। तो यह NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। इस प्रकार से एक चार्ट भी था, उसको आप चाहे दोबारा देख सकते हैं। तो हम आज प्रश्नों पर चलते हैं कि राष्ट्रीय आय के आकलन विभिन्न प्रकार से हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ प्रश्न मैं दिखा रहा हूं आपको, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें, फिर हम इनका हल करेंगे। पहला देखिए, आप इसको YouTube चैनल में बाद में देख करके भी हल कर सकते हैं, ये आपका WhatsApp ग्रुप में मैं डाल दूंगा इसको। पहला प्रश्न है, एक देश की कुल जनसंख्या 50 करोड़ है तथा राष्ट्रीय आय 60,000 करोड़ रुपया है, तो देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करें। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि देश में एक व्यक्ति की कितनी आय होगी। अगर हम एक देश की राष्ट्रीय आय हमारे पास है, जैसे हम परिवार की बात करें, प्रति व्यक्ति आय निकालना है, माना परिवार की बात करें, एक परिवार में माना बड़ा परिवार है, उसमें 20 सदस्य हैं और उसमें 5 लोग जो इनकम आय कमाने वाले हैं, तो विभिन्न स्रोतों से और भी घरों में आय आ रही है, माना कुल आय आ गई उस परिवार में एक महीने में 1 लाख रुपये आय आ गई। तो 1 लाख को हम 20 लोगों से भाग देंगे कि एक व्यक्ति की के लिए कितनी आय आ रही है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो वह आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है। इसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय आय से जो पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, तो भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि देश की कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होगा प्रति व्यक्ति आय
बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। देश की जनसंख्या कितनी है उसको हम ये कह देंगे प्रति व्यक्ति आय। अब इसमें ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय है 60,000 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय आय है 60,000 करोड़, दोनों करोड़ में ही है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं 60,000 है आपका, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ये तो 60,000 हो गया। इसके बाद करोड़ रुपए, दोनों में करोड़ है तो हमें कुछ करनी जरूरत है बटे 50 करोड़। अगर कहीं पर लाख या करोड़ होता फिर हम उसको पूरा शून्य बना करके आगे हल करते हैं। इसको यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा, ये कटा आपका, ये आ गया 1200। तो 1200 क्या होगी, करोड़ ही होगी, ये भी 1200 करोड़, क्योंकि सब करोड़ में ही था। तो ये आपकी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करेंगे। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर के हम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे 60,000 करोड़ रुपया और उसका भाग दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, दूसरा प्रश्न है एक देश की बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय दी है आपको। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद दिया है 15,000 करोड़ रुपया और अप्रत्यक्ष कर 300 करोड़ तथा सब्सिडी 100 करोड़ है। यदि स्थायी पूंजी उपभोग 200 करोड़ है तो साधन लागत, ऑफिस में जाइए इधर बगल में, यदि स्थायी पूंजी उपभोग 200 करोड़ है तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करें। ये है प्रश्न आपका। आपको इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है यह ध्यान देंगे पहले, उसके बाद फिर क्या आपने ज्ञात करना है वो ध्यान देंगे। इसमें हमें दिया है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात देश की बाजार कीमत पर सकल ग्रॉस, दूसरा प्रश्न है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ये दिया है 15,000, सब करोड़ में ही है, 15,000 करोड़ रुपया। अप्रत्यक्ष कर जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे, अप्रत्यक्ष कर दे रखे हैं आपको 300 करोड़ और सब्सिडी दी है, सब्सिडी है 100 करोड़। इसके बाद दिया आपको स्थायी पूंजी उपभोग जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, स्थायी पूंजी उपभोग ये दिया है 200 करोड़। ये चीजें आपको दी हैं। अब ज्ञात क्या करना है आपने, ज्ञात करना है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या हुआ, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये सब आपको छोटे शॉर्ट बता रखे हैं आपको, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। हमें बाजार कीमत दिया है और निकालना है हमने साधन लागत पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साधन लागत पर निकालना है। तो बाजार कीमत हमें दिया है जीडीपी एमपी में से हम क्या ध्यान दीजिए, एमपी दिया है, एफसी निकालना है। क्यों, इनका अंतर होता है आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इनका अंतर होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अर्थात एमपी अधिक है एफसी कम है। तो हम एमपी में से टैक्स घटा देंगे तो एफसी बचेगा माइनस एनआईटी। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्यों लिखा, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर मूल्य को बढ़ाएंगे और सब्सिडी मूल्य को कम करेगी, इसलिए एनआईटी आता है उसमें। इक्वल्स हो जाएगा ये जीडीपी एमपी 15,000 माइनस कर है 300 और सब्सिडी मिल गई 100। तो ये बचेगा आपका 15,000 में से 200 घटेगा तो 14,800 करोड़, ये हो जाएगा आपका जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी ये हो जाएगा। अब अगला देखिए, इसके आगे पूछ रहा है, इसमें दूसरा पार्ट पूछा इसने, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद था, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध, आपको बाजार कीमत पर सकल दिया है,
बाजार कीमत पर सकल दिया है और आपको निकालना है शुद्ध। तो सकल और शुद्ध का अंतर, इस जी का एन करना है हमने, ग्रॉस का नेट करना है, तो होता है इसका अंतर मूल्यह्रास, जिसे हम स्थायी पूंजी उपभोग भी कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा, निकालना है हमने बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो ये हो गया आपका ग्रॉस नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस इक्वल्स जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, अर्थात मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी उपभोग, इसको हम मूल्यह्रास भी कहते हैं। ये जो स्थायी पूंजी उपभोग है इसी को हम मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, जो टूट फूट का जो व्यय है। तो शुद्ध निकलेगा, इसमें हमारे पास है 15,000 में से 200 घट गया, ये भी 14,800 करोड़ ही आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न सोल्व करेंगे। हमें पहले देखना है क्या क्या दिया है, फिर ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करने के लिए हमने किस चीज को बदलना है, उसको बदलना है। बदलने की विधियां ये आपको बताइए पहले से। तो हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आकलन करें। प्रश्न इस प्रकार दिया है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है आपको दिया है मदें, और करोड़ रुपए में रुपए दिए हैं उसके। मदें हैं मजदूरी, वेतन और मिश्रित आय, लगान, ब्याज, लाभ और मूल्यह्रास, ये दिया है आपको। इससे हमने निकालना है कि साधन लागत पर जो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसकी गणना करनी है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करनी है। अब इसमें हमें एक चीज नहीं दिया है कि विदेशों से प्राप्त साधन आय कितना है। तो हम जितना इसका आएगा, इसमें हमारा भी बंद अर्थव्यवस्था मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें प्रश्न का पूरा प्रश्न नहीं दिया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमें साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है, सेम वही होगा। ये राष्ट्रीय का है, यहाँ पर घरेलू भी कह सकते हैं। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। तो सकल निकालना है, तो सकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी दिया है मजदूरी, वेतन, जो आपका साधन है श्रम, उसके बदले है साधन लागत, हम जो आय विधि है उससे ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा मिश्रित आय, जो मिश्रित आय किसकी होती है, जो अनियोजित कर्मचारी हैं या जो अवर्गीकृत जो श्रेणी के उत्पादक हैं उनकी, जो छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं उनकी आय होती है। लगान भूमि के बदले हो गया, ब्याज पूंजी के बदले हो गया, लाभ साहस के बदले हो गया। और सकल निकालना है तो मूल्यह्रास भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय इसमें कहा है, राष्ट्रीय नहीं निकलेगा बल्कि इसमें घरेलू निकलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय के लिए हमें एनएफआईए चाहिए था, एनएफआईए इसमें नहीं दिया है। तो हम राष्ट्रीय हम निकालेंगे सकल, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे, राष्ट्रीय नहीं निकालेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें विधि से मतलब नहीं है, कौन सी विधि से हमें यहाँ प्रश्न सॉल्व करना है। जैसे प्रश्न में आंकड़े दिए हैं उसी प्रकार से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें आय विधि का दिख रहा है, आय विधि से हम कर रहे हैं इसको हल। तो ये हो जाएगा आपका मजदूरी वेतन, मजदूरी वेतन जुड़ेगा, धन, दूसरा इसमें मिश्रित आय जुड़ जाएगा, जो अनियोजित कर्मचारी हैं, मिश्रित आय हो गई, उत्पादन साधनों की आय है, लगान, लाभ, ब्याज, लगान, लाभ और ब्याज ये जुड़ जाएंगे। अब सकल निकालना है तो जो मूल्यह्रास है वह भी जुड़ जाएगा। अगर शुद्ध निकालना होता है मूल्यह्रास घटता, अगर सकल निकालना है तो मूल्यह्रास भी जुड़ जाएगा। इन सब को जोड़ देंगे, 24,500 और धन 3,000, धन 4,000, धन 3,000, धन 7,000, धन 2,000। इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 3 10,
10 और 9 11 21, 21 और 24 हो जाएगा आपका 45,500 करोड़। यह आपकी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होगा, राष्ट्रीय नहीं होगा, इसमें ध्यान देंगे। अब अगला प्रश्न आपका चौथा है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से देखिए, इसको प्रश्न दिया है आपको, यह है आपको साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करनी है। तो आपको दिया है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया है, स्थिर पूंजी उपभोग दिया है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दिया है -4000। ये सब आपको हल करना है। इसमें निकालने दो चीजें हैं आपकी, एक आपको निकालना है साधन लागतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और दूसरा निकालना है आपको बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक साधन लागत पर, एक बाजार कीमत पर निकालना है। अब यहां पर देख लेते हैं, हमें ज्ञात करना है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुद्ध एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें दिया क्या है, पहले दिया है वो देख लीजिए। हमें दिया है पहले बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ये दिया है आपका 2 लाख करोड़ रुपया। ये दिया है 2 लाख करोड़ रुपया, 5 जीरो होंगे। अगला दिया है स्थिर पूंजी उपभोग जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, वो दिया है आपको 10,000 करोड़ रुपया। अगला शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी जिसे हम कहते हैं, वो दिया है 6,000। और अगला है एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दिया है -4000। और आपको निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस। इस जी से एक तो हमने जी का एन बनाना है, एक मार्केट का फैक्टर कॉस्ट बनाना है। अर्थात जी से एन बनाने के लिए हम डिप्रिसिएशन घटाएंगे, ग्रॉस से हमने बनाना है नेट, तो हम मूल्य ह्रास घटा देंगे। फिर उसके बाद बाजार कीमत और फैक्टर कॉस्ट का अंतर है, बाजार कीमत से फैक्टर कॉस्ट करना है तो एनआईटी घट जाएगा, इसमें एनआईटी भी घट जाएगा क्योंकि बाजार कीमत अधिक है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है। तो जी एनडीपीएफसी इक्वल्स हो जाएगा, एनडीपीएफसी इक्वल्स हो जाएगा जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी, क्योंकि हमें एफसी निकालना है एमपी से, एनआईटी भी घट जाएगा। अब ये दिया आपको 2 लाख माइनस डिप्रिसिएशन 10,000 और माइनस 6,000, अर्थात 2 लाख में से 16,000 घटना है तो ये बचेगा 1,84,000 करोड़। इतना हो गया हमारा जीडीपी एमपी, सॉरी जीडीपी एमपी से हमने निकाल दिया एनडीपीएफसी, अर्थात शुद्ध क्या लिखा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर, साधन लागत पर। अब हमें निकालना है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध मीन्स एन, एनडीपी एट निकालना है मार्केट प्राइस। तो क्या एनडीपी एमपी दिया है आपको, जीडीपी एमपी में से हम क्या घटा देंगे, खाली घटा दें इसमें डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास घटा दें, टूट फूट घटा दें, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख माइनस 10,000, तो 1,90,000 ये करोड़ आपका एनडीपी एमपी हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, ये आपका राष्ट्रीय आय था प्रयोज्य आय और तथा सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात करें। राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात करनी है और राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात करनी है। ये आंकड़े दिए हुए हैं आपको। अब इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आय
तो ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है। और दूसरा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का मतलब होगा कि जो देश के नागरिक हैं या जो जितना भी देश में व्यय हो रहा है वह व्यय करने के लिए कितना रुपया लोगों के पास बच रहा है उसको प्रयोज्य आय कहते थे। और इसमें हम बढ़ेंगे, इसको देखिए आप, इसमें आपको दिया है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जो प्रश्न नंबर 5 है। 5वें प्रश्न में आपको दिया है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये हो गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट दिया है 155 650। दूसरा आपको दिया है स्थिर पूंजी उपभोग डिप्रिसिएशन 1000। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी 45-50। एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 7460। और उसके बाद परिचालन अधिशेष, परिचालन मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा आपको 55,430। और उसके साथ विदेशों से चालू हस्तांतरण, विदेशों से चालू हस्तांतरण, एक तो विदेश शुद्ध साधन आय है, एक है चालू हस्तांतरण, इसको हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड। अर्थात जो हमें, एक तो आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, जो उत्पादन के साधन वहां कार्य कर रहे हैं उसके बदले उनको मिल रहा है, वो आपका एनएफआईए है। ये चालू हस्तांतरण, जैसे माना बिना काम के जो मिल रहा है, हम कहते हैं इसमें उपहार जो हमें मिल रहे हैं या कोई अनुदान हमें मिल रहे हैं, वो इसमें आएंगे। ट्रांसफर पेमेंट जो होंगे वो है आपके 26,500। इस प्रकार से ये आंकड़े दिए हैं। इससे हमने निकालना है सबसे पहले राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है। और इसका राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर। अब आपको दिया क्या है? आपको दिया है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसमें अर्थात जो घरेलू आय दी है, हमने क्या करना है? एनडीपी दिया है, एनडीपी दिया है, केवल इसको जो डीपी का बनाना है केवल ये हमें क्या करना पड़ेगा? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम एनएफआईए जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, ये हमारा राष्ट्रीय आय निकलेगा। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हमें दिए है 155 650 धन एनएफआईए है 7460, ये दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बराबर हो जाएगा 0 163,110 करोड़, 163,110 इतना करोड़ होगी हमारी राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के बाद हमें निकालना है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है? जो राष्ट्रीय आय है उसमें हम क्या जोड़ देंगे? जो कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि जो टैक्स हैं वह मूल्य बढ़ाते हैं। तो प्रयोज्य आय में, जो राष्ट्रीय आय में हम करों को नहीं रोकते, हम फैक्टर कॉस्ट निकालते। ये फैक्टर कॉस्ट था, फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है बाजार कीमत पर। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रयोज्य आय है, देश के नागरिकों द्वारा या देश के एक देश की सीमा के अंदर कितना व्यय हुआ, व्यय क्या होगा? प्रयोज्य आय होगा। व्यय होने के लिए हम बाजार कीमत में जाना पड़ेगा। तो हम जो एनआईटी होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होंगे, जोड़ने पड़ेंगे राष्ट्रीय आय में। अर्थात हम फिर से मार्केट प्राइस मानना पड़ेगा प्रयोज्य आय के लिए। और साथ में हमें प्रयोग करने के लिए विदेशों से जो भुगतान मिला है, कौन सा वाला? ये वाला ट्रांसफर पेमेंट वाला, बिना किसी काम के जो विदेशों से हमें मिला है वह भी इसमें जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका
राष्ट्रीय आय, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी और प्लस जो आपका विदेशों से हमें हस्तांतरण भुगतान मिला था, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड, ये हो जाएगा इसमें। तो ये जोड़ देंगे इसको। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमारा था 163,110 प्लस एनआईटी दिया है 4560 प्लस ट्रांसफर पेमेंट दिया है 26,500, इसको जोड़ लेंगे, ये आपका आएगा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। जोड़ लेंगे इसको, इसमें जोड़ने की कोई समस्या नहीं है, चाहो तो जोड़ लीजिए। 163,110 4560 और 26,500 07 11 14 91, ये हो जाएगा आपका 194170 करोड़ राष्ट्रीय प्रयोज्य आय हो गया। अब तीसरा निकालना है हमने, बस दो ही निकालने थे इसमें, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और हमें निकाल राष्ट्रीय आय, दोनों निकल गए। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकालनी थी। तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में हम क्या करेंगे, जो परिचालन अधिशेष है, अर्थात परिचालन अधिशेष जो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस था, उसको हम घिसावट व्यय भी कह रहे थे अभी तक, उसको भी जोड़ देंगे इसी में, तो हमारा सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है। ये तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है, शुद्ध वाला है क्योंकि ये नेट है। अगर इसमें जोड़ दें हम आगे, और देखिए अब हमें निकालना है सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय धन सकल निकालने के लिए हम जो सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस था उसको जोड़ देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष को जोड़ देंगे, तो ये राष्ट्रीय निकल जाएगा आपका 194,170 प्लस जो ऑपरेटिंग सरप्लस था आपका 55,430, ये आपका सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से और भी प्रश्न करते रहेंगे। एक प्रश्न कल आपका, जो कल का प्रश्न था, एक बच्चे ने पूछा था, वो सॉल्व नहीं हुआ, वो प्रश्न कहीं लिखा था, एक बार प्रश्न देखो। कल एक प्रश्न भेजा था हमने आपको, उसमें तो ये है, तो ये प्रश्न है जो कल भेजा था। निम्नलिखित आंकड़ों आधार पर व्यय विधि से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करें। शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना था बाजार कीमत पर। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है, तो हम कहेंगे उसको शुद्ध नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकालना है बाजार कीमत पर। ये कल का प्रश्न है, जो कल के वीडियो प्रश्न पूछा था वो निकालना है। तो इसमें हम देखिए क्या क्या दिया है। हमें दिया है सकल पूंजी निर्माण, ये आपका जुड़ेगा, और विदेशों शुद्ध साधन आय, इसमें अभी जुड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल उसको निकालना है, घरेलू निकालना है, जोड़ेंगे नहीं अभी। सेवाओं का निबल निर्यात, ये जुड़ेगा। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक प्रयोज्य आय जो घटेगी, और बचतें घटेंगी, और निबल अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर है वह हमारा एमपीएल जुड़ेगा। इस प्रकार से स्थायी पूंजी उपभोग, स्थायी पूंजी उपभोग भी घटेगा, हमें नेट निकालना है, और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय या उपभोग व्यय भी जुड़ जाएगा। इस प्रकार से तो देखें हमें निकालना है बाजार कीमत पर, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले जोड़ेंगे इसमें सरकारी उपभोग, सरकारी उपभोग व्यय, धन, इसमें हम जोड़ेंगे अब सकल पूंजी निर्माण, जितना पूंजी निर्माण हुआ है, यहाँ शब्द है उसके लिए अचल सकल पूंजी निर्माण जो भी है, पूंजी निर्माण लिख रहे शॉर्ट में, पूंजी निर्माण, उस पर खर्च हम डेली में देखते कहां कहां खर्च करते हैं हम लोग। और उसके बाद अगला है स्टॉक परिवर्तन, प्रारंभिक स्टॉक अंतिम स्टॉक का अंतर, स्टॉक में परिवर्तन,
ये भी जुड़ेगा। और उसके बाद शुद्ध निर्यात, निर्यात हमने शुद्ध मतलब आयात निर्यात का जो अंतर है, अधिक निर्यात क्या जुड़ेगा, शुद्ध निर्यात। और इसके साथ वैयक्तिक प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय है एमपी में जुड़ेगी, एमपी है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। और इसमें से घट जाएंगी बचतें, जो वैयक्तिक बचतें हैं वह घट जाएंगी, वैयक्तिक बचतें घट गई। और उसके बाद अब बचा आपका स्थायी पूंजी उपभोग, हमें निकालना है एन, तो माइनस स्थायी पूंजी उपभोग हो जाएगा, स्थायी पूंजी उपभोग। इस प्रकार से मान रख के सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए सरकारी उपभोग व्यय दिया है आपको 500, धन पूंजी निर्माण दिया है 1000, और धन स्टॉक परिवर्तन दिया है आपको 300, और धन स्टॉक परिवर्तन के बाद शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात है निवल निर्यात है -100 प्लस -100। इसका मतलब क्या है कि हमने निर्यात तो कम किया, आयात अधिक किया है, इसलिए माइनस में है। और उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अगला आपका वैयक्तिक प्रयोज्य आय, सॉरी वैयक्तिक प्रयोज्य आय आपकी है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय है 3000, ये भी धन होगी। और धन ऋण कर दें, ऋण आपकी जो बचतें हैं वैयक्तिक बचत 350, और उसके बाद ऋण स्थायी पूंजी उपभोग, ऋण आपका स्थायी पूंजी उपभोग हमारे पास है, स्थायी पूंजी उपभोग, स्थायी पूंजी उपभोग 250। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500, 5 3 15 1800, और माइनस प्लस का -100 हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद प्लस 300 और माइनस जुड़ करके हो जाएंगे आपके 500, 600 ये हो गए। अब ये हो जाएगा आपका 1800 के साथ जुड़ेगा 300, और ऋण 100 और ऋण 600, ये हो जाएगा आपका 18 3 2100, ऋण 900 सॉरी ऋण 700 बराबर 1400 करोड़ रुपया, उसका एनडीपी एनपी होगा, जो कल का प्रश्न था बीआईपीडी से। इस प्रकार से हम और प्रश्नों को भी सॉल्व करते रहेंगे, और आशा है कि आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।